हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में जहां हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो प्रीवियस 2-3 लेक्चर्स में हमने देख लिया है कि सेमीकंडक्टर्स क्या हैं और किस टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं। और हमने प्रीवियस लेक्चर में तो डोपिंग कंसंट्रेशन वगैरह के बारे में भी बात की हुई है और हमने थोड़ा बहुत ईके डायग्राम वगैरह भी देखा हुआ है ऑलरेडी। तो इस लेक्चर में एक्चुअली हम बात करेंगे, थोड़ा फील लेंगे इस सब्जेक्ट का, थोड़ा क्वांटिफाई करेंगे कि हम किन वैल्यूज के बारे में बात कर रहे हैं। कितने जो क्वांटिटी है इलेक्ट्रॉन्स का वो कितना है एक्चुअली। तो मैं स्टार्ट करता हूँ एक्चुअली नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से कि एक्चुअली कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्वांटिटी। फिर हम डोपिंग के बारे में भी बात करेंगे और फाइनली हम थोड़ा और फील लेंगे कि क्यों हम ये सब पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों ज़रूरत है इतने रिग्रेस मैथमेटिक्स, इतने कोर फिजिक्स में जाने की। तो ये सब भी हम बात करेंगे। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। तो ये एक लैटिस का एक सेल है। ओके, तो ये एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। देखिए ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है। ओके, तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है और ये जो येलो कलर में दिख रहे हैं वो आपको एटम्स हैं। तो हर एक कॉर्नर पे एक एटम रहता है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 8 हो गए। तो ये यहां से टोटल नंबर ऑफ एटम्स 8 है। ओके, अब ये जो एटम्स हैं क्या ये इसी सेल के साथ हैं क्या? नहीं, इसके आजू बाजू और भी डिफरेंट सेल्स होंगे, उसके साथ भी ये शेयर कर रहा है। ओके, पोजीशन को। ओके, तो कितने, सपोज ये एटम पकड़ लो, ये वाला ऊपर वाला। तो ये कितने सेल्स के साथ शेयर कर रहा होगा पोजीशन? तो इसके नीचे 4 होंगे, ये एक हमें दिख रहा है, और बाकी बाकी 3 भी होंगे। एक इस फेस पे, एक इस फेस पे, ये वाले फेस पे, और एक इस कॉर्नर पे भी एक होगा। तो ये टोटल मिला के 4 होंगे इस पे, नीचे। और ऊपर भी ऐसे 4 होंगे, तो टोटल कितने हो गए, 8। तो ये शेयर कितने से करता है? तो इसको मैं लिखता हूं शेयर्ड बाई वन एटम shares with 8 सेल्स। ठीक है, तो 8 सेल के साथ एक एटम शेयर हो रहा है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स पर सेल। तो एक सेल पे कितने एटम्स हैं? तो सर यहाँ तो मुझे 8 दिख रहा है, बट यहाँ पे 8 दिख रहा है हमें, बट ये आठों जो है सिर्फ इसी सेल से कंबाइंड नहीं है, ये आठों और भी हर एक कॉर्नर पे 8-8 सेल से कंबाइंड है। ओके, जुड़े हुए हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स पर सेल क्या होता है, 1/8 इंटू 8। अब ये कहां से आया, तो 1/8 आया आपका, एक एटम 8 सेल्स के साथ शेयर हुआ है। तो एक सेल के साथ 1/8, और ये एक सेल में कितने ऐसे एटम्स हैं, 8 एटम्स हैं। तो ये हो जाएगा 1। तो नंबर ऑफ एटम्स पर सेल 1 आता है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में। अब दूसरा हमारे पास क्या है, बॉडी सेंटर्ड। तो दूसरा है, सॉरी, तो ये फर्स्ट है, सेकंड है बॉडी सेंटर्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, बीसीसी। ओके, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो बीसीसी में क्या होता है, यहाँ पे एक एकदम बीच में, और ये सारे इस तरह से बॉन्डेड रहते हैं। ओके, ये बॉडी के एकदम बीच में रहता है। ये मैं डॉटेड लाइन हटा देता हूँ, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। तो ये बॉडी के एकदम बीच में रहता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स पर सेल। तो नंबर ऑफ एटम्स पर सेल, ये क्या हो जाएगा, ये यहां से तो हमें ये मिल जाएगा, ये आजू बाजू के एटम से। तो ये हो जाएगा 1/8 इंटू 8। और इसके साथ क्या आएगा, +1, क्योंकि बॉडी के बीच में भी है, ये किसी के साथ शेयर नहीं हुआ है, ये सिर्फ इसी के साथ इंटीग्रेटेड है। तो ये हो जाएगा 2। सिमिलरली एक और है एफसीसी, यानी फेस सेंटर्ड। तो फेस सेंटर्ड में क्या होता है कि ये ये जो बॉडी सेंटर वाला है ना, ये नहीं रहता है हमारे पास। ओके, ये नहीं रहता है। इसके बजाय क्या रहता है, हर एक फेस पे एक एक रहता है। तो कितने फेसेस हैं, 6। तो एक इस फेस पे रहेगा, एक इस फेस पे रहेगा,
एक सामने वाली फेस पे रहेगा, एक पीछे वाली फेस पे रहेगा, और एक इस साइड पे रहेगा, और एक नीचे रहेगा। तो टोटल 6 रहते हैं। तो इसके इसके अलावा तो यहां से नंबर ऑफ एटम्स पर सेल क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स पर सेल। तो ये कितना हो जाएगा, 1/8 इंटू 8, ये तो हमें पता है। ये कॉर्नर वालों के। अब फेस वालों का कितना होगा, फेस जो एक एटम है वो कितने सेल्स के साथ शेयर हुआ होगा। तो ये जो यहाँ का एटम है, ये हमें दिख रहा है, ये 2 सेल्स के साथ शेयर हुआ है, एक इसके लेफ्ट साइड और एक इसके राइट साइड। सिमिलरली ये जो आगे वाला है वो फ्रंट, और एक एक ये जिसके साथ वो है, और एक इसके फ्रंट साइड भी होगा। तो ये 2 सेल्स के साथ शेयर हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2, क्योंकि ये 2 सेल्स के साथ शेयर्ड है, और इसके टोटल नंबर कितने हैं, 6, क्योंकि 6 फेसेस हैं। तो ये हो जाएगा 1 + 3 4। ओके। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर, ये कंसंट्रेशन जो है, नंबर ऑफ एटम्स पर सेल, ये इतना आता है। अब ये हम सब निकाल क्यों रहे हैं, तो हमें निकालना है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली में। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ओके। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा एज का क्यूब। सिंपल है। तो अब एज कितना है, तो एज, ये एज बोले तो क्या होता है, ये यहाँ पे एक एटम है और यहाँ पे एक एटम है, तो ये क्या है, इंटर एटॉमिक स्पेस है। तो इंटर एटॉमिक स्पेस हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर्स में, ये अराउंड, एक्चुअली तो 3 to 7 एंगस्ट्रॉम होता है, बट ऑन एन एवरेज हम 5 एंगस्ट्रॉम ले लेते हैं। ओके, इस एग्जाम्पल के लिए। तो यहां से वॉल्यूम निकल के आ गई 5 एंगस्ट्रॉम का क्यूब। तो एंगस्ट्रॉम बोले तो 10⁻10। तो यहां से आता है 5 इंटू, सॉरी 125 इंटू 10⁻30 मीटर क्यूब। बट यहाँ पे हम सिर्फ सेंटीमीटर्स के साथ खेलेंगे, क्यूबिक सेंटीमीटर्स के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्या होता है, 1/100 होता है, लेकिन यहाँ क्यूब में क्या हो जाएगा, तो मतलब 10⁻, इसमें से 6 माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये 10, एक सेंटीमीटर में, सॉरी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो अगर मुझे मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाना है, तो मुझे 100 100 100 ऐसे 3 बार करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 125 इंटू 10⁻24, इसलिए -6 किया क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हो गया वॉल्यूम। अब मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये क्या आ जाएगा, सिंपल है, नंबर ऑफ एटम्स सबसे पहले डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ओके, ये इसका मतलब नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो ये तो हमने अभी निकाला था। तो सपोज सिंपल क्यूबिक के लिए लेते हैं, सपोज सिंपल क्यूबिक। तो सिंपल क्यूबिक में कितने हैं, सिंपल क्यूबिक के लिए नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना है, 1 है, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है, 125 इंटू 10⁻24 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सॉरी यहाँ पे ये गलत हो गया है, यहाँ पे सीसी नहीं आएगा, पर सीसी नहीं आएगा, यहाँ पे एक्चुअली सीसी आएगा, दैट इज सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से क्या निकल के आता है, ये आता है 0.8 इंटू 10⁻22 पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, ये नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम हो गए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, टू बी मोर स्पेसिफिक, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हमें मतलब है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं एक एटम में, 4, 4 इंटू 0.8 इंटू 10⁻22 पर सीसी। तो ये हो जाएगा अराउंड 3.2 इंटू 10⁻22 पर सीसी। तो अब डिफरेंट
स्ट्रक्चर्स के लिए ये थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। ओके, तो ये हम अराउंड क्या लिखते हैं कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये कितने हो जाएंगे अराउंड 10 टू द पावर 22 से 10 टू द पावर 23 पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये हमारा निकल के आता है, मतलब हम इतने लार्ज नंबर्स के साथ खेल रहे हैं, मतलब 10 टू द पावर 22, 10 टू द पावर 23, इस तरह के नंबर्स के साथ हम खेल रहे हैं। अब ये तो हो गया हमारे पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो अब दूसरी चीज इसमें आती है कि हम डोपिंग कंसंट्रेशन कितना करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया जब प्योर सेमीकंडक्टर है, तो उसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हम उसको डोप करने वाले हैं। ओके, तो डोपिंग कंसंट्रेशन का जो अराउंड आता है, ठीक है, डोपिंग कंसंट्रेशन, तो डोपिंग कंसंट्रेशन जो कि हमने देखा था Na, Nd जो आते हैं नंबर ऑफ एटम्स, ये इस तरह के, ये अराउंड होता है 10 टू द पावर 12 से लेके 10 टू द पावर 17 पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये ऑन एन एवरेज पकड़ लो आप 10 टू द पावर 15 होगा एक बेसिक। तो इसमें भी हाईली डोप और लाइटली डोप भी करते हैं, सपोज जीनर डायोड वगैरह बनाना हो तो बहुत हाईली डोप करते हैं, तो वो सब हम आगे देखेंगे कितनी है डोपिंग कंसंट्रेशन। उसके बाद है करियर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो करियर कंसंट्रेशन, करियर कंसंट्रेशन क्या हमने देखा था Ni। ओके, तो ये Ni कितना आता है, ये अराउंड आता है 10 टू द पावर 10 पर क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं एट द रूम टेम्परेचर। तो ये कुछ बेसिक क्वांटिटीज हैं। अब मतलब इन नंबर्स के साथ हमें खेलना है, मतलब 10 की पावर में बहुत सारी, तो 10 टू द पावर इतने, ये सब हमें मैथ्स करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो प्रैक्टिस करके रखिए आप। अब हम बात करते हैं कि हम ये सब क्यों इतना डीप में पढ़ाई कर रहे हैं, करियर कंसंट्रेशन ये वो क्यों आ रहे हैं। तो इसमें देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में या किसी भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में करंट की। ओके, हमने पहले ही लेक्चर जो किया था रेजिस्टेंस का, उसमें क्या लिखा था, V इज इक्वल टू आई आर। तो मतलब हमें करंट चाहिए। अब करंट चाहिए तो करंट का क्या फॉर्मूला होता है, करंट का फॉर्मूला करंट डेंसिटी इनटू एरिया। तो मतलब ये क्या बात हुई सर, किसी भी डेंसिटी का एरिया कर दो तो वो क्वांटिटी हो जाती है, तो ये कोई फॉर्मूला थोड़ी हुआ। हाँ, तो बट जे का आपको पता है ना फॉर्मूला, जे क्या होता है, क्यू एन म्यू एन ई इंटू एरिया। तो ये हो गया आपका जे और ये एरिया। तो अब ये क्या है, क्यू क्या है, क्यू हमारे पास है चार्ज, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें पता है। एन क्या है, एन हमारे पास है करियर कंसंट्रेशन, तो हमें करियर कंसंट्रेशन की वैल्यू चाहिए। अब करियर कंसंट्रेशन हम कैसे निकालते हैं, तो एन होता है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एन ई डीई। तो ये अब एन ई क्या है, तो एन ई होता है करियर डेंसिटी। ओके, करियर डेंसिटी। तो कोई भी चीज का टोटल नंबर ऑफ निकालने के लिए क्या करेंगे, हम उसका डेंसिटी निकाल लेंगे, करियर की डेंसिटी कितनी है मतलब पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, और उसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कहां से कहां कर देंगे, सपोज ये इलेक्ट्रॉन्स है तो उसको हमें करना है एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड जो ईसी है, और वहां से लेके इंफिनिटी तक। तो हमको मिल जाता है करियर डेंसिटी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, करियर कंसंट्रेशन। तो अब एन ई क्या है, करियर डेंसिटी क्या है, ये भी हमें देखना है, ये भी हमें नहीं पता है। तो करियर डेंसिटी होता है रो ई इंटू एफ ई। तो रो ई क्या है, तो रो ई है हमारे पास डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। ओके, मतलब जो भी एन ई क्या है हमारे पास, करियर का डेंसिटी, मतलब कितने करियर है हमारे पास। ओके, मतलब इलेक्ट्रॉन होल्स कितने हैं। अब ये करियर्स कहाँ रहेंगे, इनको कुछ स्टेट लगेगा, हर एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर को डिफरेंट स्टेट चाहिए, कोई भी इलेक्ट्रॉन सेम स्टेट में नहीं रह सकते हैं। तो मतलब जैसे आप इसको समझ लो, ये इंसान है, ये इलेक्ट्रॉन्स या होल समझ लो, कुछ तो आदमी है, ये कहाँ रहेंगे, घर पे रहेंगे, तो हर एक आदमी को एक घर चाहिए अलग से। ओके, तो ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स क्या है, मतलब ये इतने नंबर ऑफ स्टेट्स अवेलेबल हैं
ठीक है, ये हमेशा इससे ज्यादा होंगे। ओके, रो ऑफ ई हमेशा एन ऑफ ई से ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि इतने स्टेट्स अवेलेबल है, आप इतने में ही रह सकते हो। और एफ ई क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन। मतलब अब इन स्टेट्स में उस इलेक्ट्रॉन या होल की मिलने की संभावना कितनी है। ठीक है, तो ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें करियर डेंसिटी मिल जाएगी, मतलब कितने स्टेट्स अवेलेबल हैं उनकी डेंसिटी, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की या होल्स के मिलने की संभावना कितनी है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके हमको करियर डेंसिटी मिल जाती है, और करियर डेंसिटी को हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? करियर कंसंट्रेशन। तो जो कि हमने Ni की वैल्यू लिखी थी 10⁻10, ये अराउंड आता है ऐसा। बट हमें कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं बता रहा हूँ। ओके, तो इसके लिए इतनी सारी टर्मिनोलॉजीज जानने की जरूरत है, जो कि हम धीरे धीरे आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। एक्चुअली क्यों ये सब डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कैसे निकालते हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन कैसे निकालते हैं, ये सब हम देखेंगे। अब उसके बाद आता है यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा था करंट का, क्यू एन म्यू एन ई। तो उसमें आता है, सॉरी, ये जो है आपका, ये जो फॉर्मूला है, तो इसमें हमने Q पता कर लिया है, N पता कर लिया, और म्यू एन पता करना है। तो म्यू क्या है? म्यू हमको पता है मोबिलिटी है। ओके, तो मोबिलिटी क्या होता है? हमने देखा था म्यू एन इज इक्वल टू ई टाउ सी बाई एम स्टार। ओके, तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन की निकालनी है मोबिलिटी, तो इसमें क्या होगा? टाउ सी क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन टाइम, रिकॉम्बिनेशन टाइम। हमने जब ये पढ़ा था, कंडक्टर्स पढ़े थे, तो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होता है, करंट कैसे फ्लो होता है, उसमें जो हमने मोबिलिटी निकाली थी वो क्या निकाली थी? ये था हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि उसमें कोलिजन्स होते हैं। ओके, बट यहाँ सेमीकंडक्टर के केस में क्या होगा? आपने आपने ये देखा होगा कि जो हमेशा रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जनरेट होते हैं और फिर रिकम्बाइन होते हैं, जनरेट होते हैं फिर रिकम्बाइन होते हैं कुछ देर के बाद। तो अगर एक बार रिकम्बाइन हो गए तो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो कितनी देर के बाद वो रिकम्बाइन होंगे उसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन टाइम। ओके, जितनी देर तक वो फ्री रहेंगे तभी तक वो मोबिलिटी दे पाएंगे ना, तभी तक वो मूव कर पाएंगे ना। एक बार वो रिकम्बाइन हो गए तो खत्म। तो इसलिए इसको बोलते हैं रिकम्बिनेशन टाइम। और ये एम स्टार क्या है? इफेक्टिव मास। ठीक है, ये इफेक्टिव मास क्या होता है? हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि ये जो इफेक्टिव मास होता है वो क्या होता है? रेस्ट जो मास है, एक्चुअल इलेक्ट्रॉन का जो मास है, उससे कम होना चाहिए। क्यों कम होना चाहिए? तो जनरली जो रेस्ट मास होता है वो क्या होता है इलेक्ट्रॉन का? ये जो रेस्ट मास है ये अराउंड होता है 9.11 इंटू 10⁻³ -31 kg। ओके, तो ये जो ये रेस्ट मास है। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे इफेक्टिव मास का क्या मतलब है कि जब लेकिन इलेक्ट्रॉन के अंदर, एटम के अंदर, एक मैटर के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन रहेगा इसके अंदर कुछ इंटरनल फोर्सेस भी लगेंगे। ओके, तो इंटरनल फोर्सेस के कारण क्या होगा? उसको आसान हो जाएगा मूव करना। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कोई भी एकदम भारी भरकम ऑब्जेक्ट है, सपोज एक नाव है। ठीक है, उसको जमीन पे खींचो कितना मुश्किल है, लेकिन उसको पानी में रख दो तो उस पे हम इजिली फोर्स लगा के उसको धकेल सकते हैं। ओके, तो इफेक्टिव मास भी यही चीज है। जब एक्चुअली इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में रहता है, किसी भी मैटर में रहता है, तो वहां पे इंटर एटॉमिक क्या फोर्सेस कुछ लगते हैं, इसके कारण से उसको कुशनिंग इफेक्ट मिलता है, मतलब वो थोड़ा आराम से ट्रेवल कर सकता है थोड़ा भी फोर्स लगाने पे। इसलिए उसका इफेक्टिव मास क्या हो जाता है? कम हो जाता है एज कंपेयर टू दिस रेस्ट मास। तो इसके कारण से क्या होती है? मोबिलिटी डिफाइन करते हैं। तो इसमें मोबिलिटी क्या होती है? तो सपोज सिलिकॉन के लिए मोबिलिटी की जो वैल्यू है वो है 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, और इसमें होल्स की जो वैल्यू है वो 450 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। तो ये सिलिकॉन के लिए। तो मतलब क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा फास्ट मूव कर रहे हैं और होल्स थोड़ा स्लो मूव कर रहे हैं। तो ये हमें पता ही है। ये क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कहाँ है? कंडक्शन बैंड में।
ठीक है। और वैलेंस बैंड में क्या होते हैं, होल्स। तो होल्स क्यों मूव करते हैं, ठीक है, होल्स क्यों मूव करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव करेगा तो होल यहां से यहां मूव करेगा। तो सर यहाँ भी इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं, तो दोनों की मोबिलिटी तो सेम होनी चाहिए। बट ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां क्यों कब मूव होगा, जब ये किसी एटम के साथ, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, आपको ये पता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है मूव करने के लिए, बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपना कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा और फिर इधर मूव करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक ऑलरेडी वो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ अटैच्ड है, बट ये इसको बहुत खींच रहा है, इसलिए ये अपना कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ के इधर जा रहा है। तो इसलिए जो होल्स जब भी मूव होते हैं ना तो थोड़ा सा हेवी फील होता है, तो इसलिए उसकी मोबिलिटी कम है और इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, उसका माई बाप नहीं है, तो आराम से घूम फिर रहा है। तो सिमिलरली जर्मेनियम के लिए क्या होगा, जर्मेनियम के लिए जो म्यूएन होता है वो होता है अराउंड 3900 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, और इसका होल्स क्या होता है 1900 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह की वैल्यूज के बारे में हम बात कर रहे हैं। और मास के लिए हमने देखा था, जो इफेक्टिव मास है उसका फॉर्मूला क्या होता है वो हमने देखा था ई के डायग्राम से। तो इफेक्टिव मास, सॉरी ये ऊपर बनाते हैं जनरली, स्टार्ट, इफेक्टिव मास इज इक्वल टू 1/h², h क्रॉस स्क्वायर एक्चुअली, del 2 e by del k स्क्वायर इनवर्स। तो ये इफेक्टिव मास डायरेक्ट हम कहां से निकाल सकते हैं, ई के डायग्राम से, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो ईके डायग्राम से हम डायरेक्ट इफेक्टिव मास निकाल सकते हैं, वहां से मोबिलिटी निकाल सकते हैं, फिर मोबिलिटी के बाद हम करियर कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। करियर कंसंट्रेशन के लिए हमें लगता है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन, और वहां से फिर हम करंट निकाल सकते हैं, और करंट से हम बाकी जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है वो सब देख सकते हैं। तो इस तरह से ये सारा जो फिजिक्स है ये रिलेटेड है। तो बस इस वीडियो में मुझे इतना ही फील करवाना था कि ये सब जो पढ़ाई कर रहे हैं ये सब ऐसे ही बस हवा पानी बात रिसर्च ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, हम एक्चुअली अपने काम की बात कर रहे हैं, और थोड़ा सा देख रहे हैं कि हम जो करंट वोल्टेज के साथ खेलते हैं वो एक्चुअली सेमीकंडक्टर में कहाँ से आता है, वो कहाँ से जनरेट होता है। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत ये सब इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, ज्यादा डेप्थ में मैं जा नहीं रहा हूँ, क्योंकि पूरा साइंटिफिक है, रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड है, बहुत काम होता है इस पे। बट इंजीनियर्स को थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, बस इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि ये सब चीजें आई कहाँ से। तो आशा करता हूँ आप आगे भी देखेंगे मेरे वीडियोस, ताकि सेमीकंडक्टर थ्योरी आपका थोड़ा बहुत और अच्छा हो जाए। तो इसके बाद सेमीकंडक्टर थ्योरी के बाद हम सीधे डायोड वगैरह पे आने वाले हैं, तो टेंशन मत लीजिए, बस थोड़ा सा मैं इसमें डिटेल में जा रहा हूँ, क्योंकि ये फिर आगे आपको कोई बताने वाला नहीं है, तो इसलिए मैं हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। टेक केयर, गुड बाय, सी यू सून।